नमस्कार, रात के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको बताएंगे जो बनी हैं आज की सुर्खियां। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने डकैती के 2 आरोपियों को सांचौर से पकड़ा है। इन दोनों ने तमिलनाडु के चेन्नई में कृष्णा ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती की थी। इन दोनों डकैतों को तमिलनाडु से आई विशेष पुलिस टीम को सुपुर्द किया गया। इन बदमाशों को पकड़ने वाले एजीटीएफ के हर सदस्य को 10-10 हजार रुपए की नगद इनाम से सम्मानित किया गया है। यह गिरोह पहले भी सोना और पेट्रोल पंप लूट की घटना में शामिल रहा है। इसके खिलाफ सांचौर और जोधपुर जिले में 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस गिरोह के सदस्य गुजरात में 12 किलो सोना लूट की वारदात में भी शामिल रहे हैं। जयपुर की मानसरोवर पुलिस ने सेक्टर 42 से किडनैप की गई 2.5 साल की मासूम बच्ची को महज 12 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। बच्ची को अपहरण करने वाली महिला और नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी महिला मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। जयपुर की मानसरोवर पुलिस का शानदार काम। रात को हमारे को ये सूचना ज़रूर मिली कि एक महिला और एक करीबन 15 साल की लड़की है जो एक बच्ची को लेके रिक्शा में धनवंतरी के पास उतरी है। महज 12 घंटे में मासूम को किया बरामद। हमारे को सूचना मिली कि ये महिला वो 42 सेक्टर में रहती है। उस सूचना की तस्दीक के लिए हम 42 सेक्टर गए तो ये बच्ची उस महिला के पास हमें मिल गई। आरोपियों ने की थी बच्ची की पहचान छिपाने की कोशिश। उस बच्ची का हुलिया है, वो बाल कटे हुए हैं, उसका हुलिया चेंज किया गया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके से किडनैप की गई 2.5 साल की मासूम वर्तिका को पुलिस ने आरोपियों से बरामद कर लिया है। गुरुवार को मानसरोवर के सेक्टर 42 से वर्तिका शाम के वक्त करीब 6 बजे उस वक्त किडनैप की गई जब वो घर के बाहर खेल रही थी। काफी छानबीन के बाद भी जब वर्तिका नहीं मिली तो पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार की शिकायत पर एसीपी संजय शर्मा के सुपरविजन में सर्च ऑपरेशन चला और दोनों आरोपी पकड़ी गई। सुबह हमने एक जगह का वीडियो फुटेज मिला जिसमें एक 40 साल की महिला और एक बच्ची जो करीबन 15 साल की है, वो इस बच्ची को अंगुली पकड़ के उनके साथ में बच्ची जाती हुई दिखाई दी। इसी दौरान हमने उस महिला की शिनाख्त की, उसकी पहचान करने की कोशिश भी की। पहचान करने के बाद में हमारे को सूचना मिली कि ये महिला जो है वो 42 सेक्टर में रहती है। उस सूचना की तस्दीक के लिए हम 42 सेक्टर गए तो ये बच्ची उस महिला के पास हमें मिल गई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी महिलाएं बच्ची को साथ ले जाते साफ नजर आई हैं, जिसके बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में उसकी तलाशी की गई। पुलिस की मेहनत रंग लाई और 12 घंटे के भीतर ही बच्ची मानसरोवर इलाके से बरामद कर ली गई। आरोपियों ने बच्ची की पहचान छिपाने के लिए उसके बाल भी काट दिए थे। मैं तो आया था काम कर मेरे कोई पता नहीं था। घर के बाल ही खेल ली थी, ये उठा के ले आई थी। इसकी माँ दूसरी लेने गई थी बच्चे को, बड़ी बहन को लेने गई थी तो इसको उठा के अचानक कोई ले गया था। हमको मालूम नहीं चला था। 6-6:30 बजे से मैंने कोई ले गया था, कंडा भी हो गया। ये उन्होंने ले जाने वाले ने बाल काटे, पहले चुटिया थी, ये बाल अभी काटे ले जाने वाले ने। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में वो अपना बेटा भी खो चुकी है। बहरहाल नन्ही जान को सकुशल वापस पाकर के परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं पुलिस मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने लाने का भरोसा दे रही है। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। वहीं राजधानी जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस ने जेल में सलाखों के पीछे बंद गैंगस्टर तक मोबाइल फोन पहुंचाने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है। इन मोबाइल फोन के जरिए जेल में बैठे गैंगस्टर शहर के कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि एक गोपनीय ऑपरेशन में चित्रकूट थाना पुलिस की गिरफ्त में आए 11 बदमाशों में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के 2 जेल कर्मी, कैंटीन संचालक सहित सुखदेव सिंह, गोगा मेडी हत्याकांड में शामिल सुमित यादव भी है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई के निर्देशन में हुई है। डीसीपी अमित कुमार बुढ़ारिया और चित्रकूट थाना प्रभारी जहीर अब्बास, दौलतपुरा थाना प्रभारी मनीष कुमार शर्मा और टीम की अगुवाई में की गई।
ये दो चीज़ें हैं कि क्या ये लगातार कनेक्टेड फॉर्म में काम कर रहे हैं, तो उसका जवाब है हाँ, ये संगठित तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी संगठित तौर पे इन सब के ऊपर इनको मदद करने वाले सारे लोगों पे सामूहिक रूप से नज़र रख रहे हैं। तो पिछले जो मैंने 3 केस आपको बताए, हरमाड़ा का केस, वैशाली नगर का केस और चित्रकूट का केस, तीनों ही केस में पुलिस ने आगे बढ़कर और वारदात को होने से पहले इनको रोका और बड़ी संख्या में इनके मुलजिमों की पुलिस ने अरेस्ट किया है। और पुलिस ने एक अच्छा कार्य इस गैंग पे अध्ययन करके इनके सारे गिरोह को बंद करने का कार्य किया है। जयपुर के बाद आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर रील बनाते वक्त गोली चलने से युवक की मौत के मामले में पकड़े गए बाल अपचारियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने जिन बाल अपराधियों को इस मामले में पकड़ा है, उनसे सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड की जानकारी मिल रही है। परिवार ने साजिश के तहत लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूछताछ के लिए कई बाल अपचारियों को हिरासत में लिया। कोटा में देसी पिस्टल के साथ रील बनाते वक्त एक युवक की मौत के मामले में पुलिस हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। परिवार का आरोप है कि साजिश के तहत युवक के दोस्तों ने उसकी हत्या की। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच में यह भी बात सामने आई है कि रील बनाने के दौरान जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो भी अवैध थी। उसने ट्रेगर गट्टा खोला, उसमें कारतूस डाला, लोड किया, ट्रेगर ऊपर खींचा, उसको लोड करके और उसके सामने करके ट्रेगर दबा दिया। वो वीडियो बना रहा था सामने से, उसको तो कुछ ऐसा था ही नहीं। अभी आप खड़े हो, अचानक से मैं आपके ऊपर ही लगा दूँ तो आपको थोड़ी पता है क्या होने वाला है। वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा है मैंने। वीडियो में क्या दिख रहा है? वीडियो में ये दिख रहा है। इस मामले में पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा है। मृतक के पिता का आरोप है कि यशवंत के कुछ दोस्तों ने उसके साथ झड़प की बात बताई है और यही वजह है कि यशवंत को प्लान बनाकर कुछ लोग कोटा ले आए, जहां उन्होंने रील बनाने की बात कहकर अचानक से गोली चला दी। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। आखिर अवैध पिस्टल को लेकर युवक रील क्यों बना रहे थे, वहीं अवैध पिस्टल कहां से आई और पिस्टल लोडेड क्यों थी, उसमें कारतूस क्यों डाले गए? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि बदमाशों के साथ नाबालिगों के साथ खुलेआम घूमने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और इस बीच दौसा से बड़ी खबर आ रही है। नादरी बवाल मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीती रात हुए नादरी बवाल मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। राजकाज में बाधा, सरकारी संपत्ति के नुकसान का केस दर्ज हुआ। 15 नामजद सहित करीब 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। घरों में आग लगाने के मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई। हत्या का प्रयास, लूट और आगजनी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। 35 नामजद सहित करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने 15 से ज्यादा संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया। हत्या के आरोपी जगराम मीणा के 4 घरों में आग की लगाने की जानकारी मिली। बीती रात नादरी गांव में पंचायत के बाद ये वारदात हुई थी। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां पर आबकारी विभाग पर शराब माफिया से मिली भगत कर बड़ा घोटाला करने के आरोप लगे हैं। घोटाला का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित लोग पुलिस अधीक्षक के पास मदद की गुहार लगाने के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। झालावाड़ में करोड़ों का शराब घोटाला, गरीबों की जमीन पर शराब की दुकानों का आवंटन, आबकारी विभाग और शराब माफिया पर मिली भगत का आरोप। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाने वाले ये वही पीड़ित हैं जो शराब घोटाले का शिकार हुए हैं। ये ठगी का शिकार हो चुके हैं। इसका एहसास उन्हें इस वक्त हुआ जब जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से इनको करोड़ों रुपए की रिकवरी का नोटिस भेजा गया। इन लोगों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं का फायदा दिलाने के नाम पर इनसे इनकी जमीन के कागज लिए गए और फिर इनकी जानकारी के बिना ही उनकी जमीन पर शराब के ठेके खोल दिए गए। नोटिस नहीं आया सर, हमारे नाम से दुकानें चल रही है, एक लेरा में और एक लसूड़िया में।
और नोटिस आने से पहले क्या कि रिश्वत देकर वहीं नोटिस दबवा देते हैं। और हमारे गांव में एक और उनका कागज़ लगाया था, मेरा फूफा राखी बुआ, उनके नाम के नोटिस आए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम पर शराब की दुकानों का आवंटन हो गया है और उन्हें इसका पता तक नहीं चला, लेकिन जब करोड़ों रुपए का नोटिस आया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी जमीन समेत जरूरी कागजात उनकी मर्जी के बिना लिए गए और उनके नाम पर दुकानों का आवंटन करा लिया गया। साहब ऐसी हुई, वो आए हो कौन? नजाम हाँ। ऊपर के पैसा देते ये कागज दे दे तारा, आधार कार्ड और ये दे दे, पैन कार्ड ये दे दे तो कागज लगा दूँ, दुकान लगा। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ना तो आबकारी विभाग में गया, ना ही उसने कहीं हस्ताक्षर किए, फिर भी उनके नाम से दुकानों का आवंटन हो गया और दुकानें अभी भी धड़ल्ले से चल रही हैं। लेकिन सभी दुकानें डिफॉल्टर हैं और उनके नाम पर करोड़ों रुपए के नोटिस आबकारी विभाग द्वारा निकाले गए हैं। दे दे पैन कार्ड ये दे दे तो कागज लगा दूँ, दुकान लगा, लाभ मिल जाएगी, मोती गाड़ी का मिल। पीड़ितों ने झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर और जिला आबकारी अधिकारी सतीश पुनिया को ज्ञापन देकर के धोखाधड़ी के बारे में शिकायत की है। 3 परिवाद प्राप्त हुए हैं। परिवादी का ये कहना है कि दुकान हमारे द्वारा संचालित नहीं की गई है, इसलिए ये रिकवरी हम पे बनती नहीं है। तो इस संबंध में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब आवेदन किया जाता है तो उनकी आईडी यूज़ होती है, उनका बैंक अकाउंट यूज़ होता है, उस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद दुकान का संचालन होता है। तो इतने आसान नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार चूँकि आया है तो उसकी हम पूरी जांच करके, और अगर इसमें कहीं भी कोई लापरवाही किसी भी स्तर पे जहाँ भी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। करोड़ों के शराब घोटाले का खुलासा हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इस ठगी के शिकार लोगों को कब तक इंसाफ मिलता है और गुनाहगारों को कब तक सजा। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है, आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाया, लोकसभा चुनाव से पहले तेरा परिणाम आएगा, सुधर जा नहीं तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह धमकी दी गई है कैबिनेट मंत्री और झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी को। एक युवक ने 3 दिन पहले बाबूलाल खराड़ी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शुक्रवार को जब उनके बेटे देवन खराड़ी ने उनके अकाउंट पर धमकी भरे इस पोस्ट को देखा तो अपने पिता को बताया। मंत्री खराड़ी ने शुक्रवार शाम को कोटरा थाने में मामला दर्ज करवाया। इधर इससे पहले मंत्री खराड़ी ने उदयपुर आईजी अजयपाल लांबा और एसपी योगेश गोयल को फोन पर इसकी जानकारी दी थी। धमकी मिलने के बाद एसपी योगेश गोयल ने इसकी जांच शुरू करवा दी है। राजस्थान के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि प्रकाश मीणा ने आज राजस्थान एसीबी के डीजी का पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्य सरकार ने देर रात एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शनी को हटाकर उन्हें राजस्थान एससीआरबी साइबर क्राइम के एडीजी का चार्ज दिया है। राजस्थान एसीबी के डीजी का पदभार संभालने के बाद रवि प्रकाश ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एसीबी के बेड़े को और मजबूत करना पहली प्राथमिकता बताया है। उनके पेंडेंसी के बारे में और दूसरे जो भी विषय हैं एसीबी के कार्यक्षेत्र में, उनकी प्रगति के बारे में और किस तरह से काम को गति दी जाए, किस तरह से काम में और सुधार किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जो भी कर्मचारी अधिकारी एसीबी में हैं उन्होंने पूर्व में बहुत अच्छा काम किया है और उसको और हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार की बनाई एडहॉक कमेटी आरसीए की गड़बड़ियों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में आरसीए की कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं और उससे पहले आरसीए की सियासत काफी दिलचस्प होती जा रही है। ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। एक और मंत्री पुत्र की आरसीए में एंट्री। मदन दिलावर के बेटे बने 12 क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष। मदन दिलावर के पहले
राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हो चुके हैं लॉन्च। क्या है लॉन्चिंग के पीछे का ग्रामर? क्रिकेट बहाना, सत्ता निशाना। राजस्थान क्रिकेट संघ में नेता पुत्रों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इसी कड़ी में ताजा नाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर का जुड़ा है, जो शुक्रवार को 12 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुन लिए गए। न्यूज 18 संवाददाता ने जब उनसे आरसीए के चुनाव लड़ने पर सवाल किया तो मंजे हुए खिलाड़ी की तरह पवन ने सवाल का जवाब भविष्य के गर्व से जोड़ दिया। तो उसे किस तरह से देखा जाए कि अब आरसीए के चुनाव के अंदर भी जो आपकी दावेदारी है वो क्या रहने वाली है, उसके अंदर भी दावेदारी मजबूत तरीके से रखने वाले? देखो, मैं 12 जिला संघ से चुना गया हूँ और वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है। दोनों संभवतः क्रिकेट जगत से मिलते जुलते हैं, पर अभी आरसीए के बारे में कोई विचार नहीं है। तो अभी तक हमारा जो काम है वो केवल 12 जिले तक सीमित है। 12 में किस प्रकार से हम लोग क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर के पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह चूरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पद पर काबिज हैं, जबकि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर लंबे समय से बने हुए हैं। जो भी लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम क्रिकेट के अंदर राजनीति करने आए हैं या क्रिकेट की राजनीति करके खेल को बढ़ाने आए हैं। आपको बताते चलें कि आरसीए में एडहॉक लगाए जाने से पहले चुनाव की घोषणा की गई थी। माना जा रहा था कि पराक्रम सिंह और धनंजय सिंह अध्यक्ष पद के लिए बड़े दावेदार बनकर उभरेंगे। उस दौरान पराक्रम सिंह को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया और धनंजय सिंह को आरसीए में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। एडहॉक कमेटी के गठन के बाद कार्यकारिणी के चुनाव का इंतजार है। इस दौरान एक और मंत्री पुत्र की भी इस रेस में एंट्री हो गई है, जिससे मामला दिलचस्प हो चला है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल के साथ जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बात महत्वपूर्ण खबर की करते हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कदम उठाया। 10 मई को प्रदेश में अक्षय तृतीया का अबूझ सावा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर आदेश देते हुए सरपंच और पंच की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। ऐसे में अगर बाल विवाह होते हैं तो इसके लिए सरपंच और पंच भी जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पंच को जिम्मेदार ठहराने के राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है राजस्थान हाईकोर्ट की, क्योंकि देखिए जहां भी बाल विवाह होते हैं गांवों में और वहां पे जो वहां के लोकल प्रतिनिधि होते हैं उनको कहीं ना कहीं सूचना होती है, उनको पता होता है, क्योंकि छोटा एरिया होता है तो उनको सब आपस में इन्फॉर्मेशन होती है। जब तक किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा बाल विवाह नहीं रुकेंगे। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है माननीय न्यायालय द्वारा, जिससे कि सबकी जिम्मेदारी तय होगी। चलिए अब आपको मौसम की जानकारी दे देते हैं। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों बाद सीमावर्ती इलाके में पारा चढ़ने के साथ हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की इसमें संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में सीमावर्ती क्षेत्रों में खासतौर पर 6 से 7 मई को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के आसार है, जबकि 7 मई से जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हीट वेव और लू चलने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ भागों में आंशिक जोधपुर बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके असर से जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है।
अगर आप 3 से 4 दिनों की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन भीषण गर्मी से अपने प्लान को अमली जामा नहीं पहना पा रहे, तो ये खबर आप जरूर देखें। जब धरती तप रही हो और आसमान में सूर्यदेव रौद्र रूप दिखा रहे हो, तब चलिए उस जगह जहां जिंदगी छांव के लिए भटक नहीं रही हो बल्कि मुस्कुरा रही हो। माउंट आबू मौसम के मारों का इकलौता सहारा है। आबू की ये वादियां दिलो दिमाग को राहत देती हैं, खासकर नक्की झील का फवारा तो आत्मा को तृप्त करने वाला है। वाकई कुदरत ने प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन को सजाने संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ कदम कदम पर मुग्ध कर देने वाली प्रकृति की खूबसूरती है, दिलकश वादियां, पहाड़, झील और जंगल। दरअसल प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते अब लोग माउंट आबू की वादियों का रुख कर रहे हैं। यहाँ दिन में तापमान 35 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन रात का तापमान 25 डिग्री के अंदर सिमट आता है, जिससे आबू की हसीन वादियां सैलानियों से गुलजार हो जाती हैं। वैसे तो यहाँ हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट भी है, लेकिन 3937 फुट की ऊंचाई पर स्थित नक्की झील में बोटिंग का अपना ही आनंद है। हरी भरी वादियां, खजूर के वृक्षों की कतारें, पहाड़ियों से घिरी झील और झील के बीच आइलैंड, कुल मिलाकर के देखें तो सारा दृश्य सम्मोहित करने वाला है। झील में एक टापू को फवारा लगा करके आकर्षक बनाया गया है, जिसकी धाराएं 60 फुट की ऊंचाई तक जाती हैं। वैसे तो गुजरात की सरहद पर होने के कारण माउंट आबू में फिलहाल गुजराती सैलानी ही अधिक नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गर्मी कहर बरपाएगी वैसे वैसे लोग माउंट आबू की वादियों का रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।